Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, very excited to be back. In this video, I am going to give you 35 golden tips for your reading module in IELTS, and if you follow all these tips religiously, 120% you are going to get your score. This video is going to be in Hindi. I've got an English version of this video coming up, so make sure you subscribe. Whenever I'll post the English version, you will be the first person to know and you will be the first person to crack your IELTS. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। इस वीडियो में हर एक चीज़ जो भी आपको चाहिए अपने आइल्स की रीडिंग क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैं बिगिनर्स के लिए भी इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आइल्स रीडिंग में होता क्या है, कौन कौन से टास्क होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन से टास्क पे फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। मेक श्योर करो कि अभी आप वीडियो पॉज करो, पेन लो, नोटबुक लो, हर एक चीज़ लिख लेना। बहुत रिसर्च और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पे मैं सारे टिप्स देने वाला हूँ। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ लिख लेना ताकि एग्ज़ाम पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि डिफरेंस क्या होता है जनरल और अकेडमिक में, स्कोरिंग कैसे होती है, क्वेश्चन कौन कौन सी तरह के आते हैं। फिर हर एक टिप दूंगा जो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जर्नल और एकेडमिक दोनों ही 1 आवर का एग्ज़ाम होगा। आपका रीडिंग का सेक्शन होगा जो 1 आवर होगा। दोनों में 40 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में 3 सेक्शन होंगे। ये तो होगी कॉमन चीज़ें। अब अलग क्या होता है, जो एकेडमिक पेपर होता है, एकेडमिक का मतलब क्या है, मोर फॉर्मल। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे एकेडमिक्स है, राइट। एकेडमिक पेपर होता है उसमें 3 पैसेज या 3 टेक्स्ट आते हैं, हर एक सेक्शन में एक लॉन्ग पैसेज आता है। लेकिन जर्नल में ऐसा नहीं होता। एकेडमिक में जो 3 लंबे पैसेज आते हैं वो सारे एकेडमिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। जैसे कोई जर्नल हो गया, कोई एकेडमिक आर्टिकल हो गया, कोई यूनिवर्सिटी की बुक हो गई, जो फॉर्मल चीज़ें फॉर्मल सेटिंग में यूज़ होते हैं। लेकिन जर्नल में आम बातें आती हैं, आम चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जर्नल में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपको 2 या 3 छोटे छोटे टेक्स्ट आते हैं। सेकंड सेक्शन में आपको 2 टेक्स्ट आते हैं और थर्ड सेक्शन जो कि लास्ट होता है उसमें आपको एक लंबा पैसेज आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो सेक्शन 1 होता है जर्नल का वो कंपैरेटिवली इजी होता है। सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपको टिप्स के बारे में पता हो। और जो लास्ट होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसका सोर्स क्या होता है, जर्नल कॉन्टेक्स्ट, आम चीज़ें किसी भी बुक में से आ सकता है, किसी मैगजीन में से आ सकता है, न्यूज़पेपर में से आ सकता है। लेकिन जो एकेडमिक है वो फॉर्मल चीज़ों में से आता है। जैसे कोई जर्नल हो गया, कोई बुक हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, जो कि एक यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं या फॉर्मल सेटिंग से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। दोनों के लिए आपको 1 घंटा मिलता है पूरा एग्ज़ाम या पूरा रीडिंग सेक्शन ख़त्म करने के लिए। 3 सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। एंड में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा जहाँ पे आप अपने आंसर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखते हैं कि आपकी आंसर शीट कैसी होगी। आपकी आंसर शीट ऐसे लगेगी थोड़ी। 40 बॉक्सेस हैं, 40 आंसर आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये है मार्किंग क्राइटेरिया। 40 क्वेश्चन है, एक सही आंसर देने का 1 नंबर, गलत आंसर का 0। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो कभी भी कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। गलत करोगे तो भी 0, नहीं करोगे तो भी 0। इट्स बेटर कि कराओ, पता नहीं कब तुक्का लग जाए। ये चीज़ एक हो गई। दूसरी हो गई कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कभी भी कुछ छोड़ना नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक और जर्नल की स्कोरिंग में क्या डिफरेंस है। जर्नल में आपको 9 बैंड्स लेने के लिए 40 आउट ऑफ 40 चाहिए होते हैं। एकेडमिक में 9 लेने के लिए 39 या 40, 39 पे भी 9 बैंड्स बनते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, विल गिव यू अ बेटर आइडिया। अब चलते हैं हम रीडिंग में कौन कौन सी तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको आते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, सिंगल आंसर में क्या होता है, 4 ऑप्शन है और आपको एक सही आंसर सिलेक्ट करना है, जो कि आपको पैसेज, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक सेक्शन में, लेट्स से सेक्शन 1 का पहला पैसेज है, पहले पैसेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इन्फॉर्मेशन आपने पैसेज में से ढूंढ के सिलेक्ट करनी है कि इन चारों में से कौन सी सही ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैसेज दिया गया यूनिवर्सिटी के लेक्चर पे जो कि 9 बजे शुरू हुआ। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट टाइम डिड द यूनिवर्सिटी लेक्चर स्टार्ट एट।
आपने अब क्या ढूंढना है पैसेज में कि कितने बजे यूनिवर्सिटी का लेक्चर शुरू हुआ। पैसेज में दिया हुआ 9 बजे, तो आपको 9 AM अपना आंसर सिलेक्ट करना है। ये एक इजी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एमसीक्यू सिंगल के साथ एमसीक्यू मल्टीपल भी आ सकते हैं, जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है। एक आपको सिमिलर एक पैसेज दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन यहाँ पे 4 की जगह 5, 6 या 7 ऑप्शन दिए होंगे, और आपको एक तो नहीं, एक से ज्यादा 2 या 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। फिर आ जाते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन। मैच द हेडिंग। मैच द हेडिंग क्या है? लेट्स से 2 पैसेज दिए गए हैं आपको, ठीक है, 5 हेडिंग्स दे देंगे। अब 5 में से आपने 2 हेडिंग सिलेक्ट करनी है। पहले आपने सिलेक्ट करनी है जो फर्स्ट पैसेज है उसकी हेडिंग कौन सी सही होगी, सेकंड पैसेज की हेडिंग कौन सी सही होगी। तो इसको मैच द हेडिंग बोलते हैं, या मैच द फीचर्स भी आ सकते हैं, या सेंटेंस एंडिंग। क्या हो जाएगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डैश, ठीक है, या ऑथर इज गोइंग टू डैश। 4 ऑप्शन दे दिए, राइट अ बुक, राइट अ नॉवल, राइट अ मैगजीन, या राइट अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेंटेंस एंडिंग में क्या होगा, सेंटेंस एंडिंग में आपको एक सेंटेंस दे दिया गया जिसके लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर एग्जांपल मिसिंग है। फॉर एग्जांपल ऑथर इज गोइंग टू डैश। अब आपने पैसेज में ढूंढना है कि ऑथर क्या करने वाला है। वो बुक लिखने वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे राइट अ बुक, वो नॉवल लिखने वाला तो राइट अ नॉवल। जो भी लास्ट वर्ड या लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो पैसेज में से ढूंढ के आपको अपने आंसर में ऐड करनी है। सिमिलरली आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, या राइटर्स व्यू, सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, समरी कंप्लीशन, या कोई आपको नोट, टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट दे देंगे, वो कंप्लीशन भी आपको आ सकता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आगे इन डेप्थ बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। फिर आ गए हैं अपने गोल्डन टिप्स। गोल्ड है हर एक चीज। अभी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, बट जब हम आंसर या क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तब चीजें याद नहीं आती हैं। तो इसको 2 बार लिख लेना, पढ़ना इसको रोज, 3 दिन पढ़ोगे, हर एक चीज दिमाग में फिट हो जाएगी और 100% इंप्रूवमेंट आएगी। सबसे पहले, जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होता है, भागना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, भाई शुरू हो गया चलो मैं सारा पैसे ही पढ़ लेता हूँ। नहीं, काम शांत रहो, समझो करना क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपको बिल्कुल काम रहना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। इंस्ट्रक्शंस में देखना है कि इस क्वेश्चन में मैंने करना क्या है। तेज जाने के चक्कर में बच्चे क्वेश्चन ही गलत समझ लेते हैं। एमसीक्यू सिंगल को मल्टीपल समझ लेते हैं, मल्टीपल को सिंगल समझ लेते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन को मैच द हेडिंग भी समझ लेते हैं कई बच्चे। कंफ्यूज नहीं होना, ट्रू फॉल्स को यस नो समझ लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, शांति से 30 सेकंड्स लगाओ, 35 सेकंड्स लगाओ, 20 सेकंड्स लगाओ, पहले समझो क्वेश्चन क्या है और इसमें आपको करना क्या है, इसकी वर्ड लिमिट क्या है, और आपसे जो एग्जामिनर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर जैसे ही आपने समझ लिया क्वेश्चन क्या है, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पैसेज को कंप्लीटली नहीं पढ़ने बैठ जाना। ये नहीं कि चलो मुझे पता लगता है, लग गया, अब मैं पैसेज को पढ़ता हूँ। पैसेज को कंप्लीट पढ़ने बैठोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। लंबे लॉन्ग पैसेज होंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बस पैसेज का ओवरव्यू, एक आइडिया लेना। स्टार्ट करने के लिए आप पैसेज के फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस पढ़ सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि ये पैसेज है किस बारे में। उससे क्या होता है, चीज़ें समझनी ईजी लग जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, एक बार पैसेज आ गया, पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। आंसर मिल गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर आंसर ढूंढो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अगर आप एक ही बारी में सारा पैसेज पढ़ने की ट्राई करेंगे, इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, नर्वस हो जाओगे, जो इजी चीजें हैं वो भी गलत कर दोगे। इस चीज का ध्यान रखना। वर्ड लिमिट, ये एक बहुत सिली मिस्टेक है। मैं नहीं चाहता हूं आप में से एक भी स्टूडेंट वर्ड लिमिट में मैसअप करके आए। ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है राइट नो मोर देन 1 वर्ड फॉर एग्जाम्पल। तो आपका आंसर 1 वर्ड का ही होना चाहिए। बच्चे कहते हैं हाँ यार मैंने 1 वर्ड का तो था, बट वो कम ही नहीं हो रहा था, 2 वर्ड की सेंस बन रही थी। कोई चक्कर नहीं, 2 वर्ड की सेंस बन रही है, उसने 1 वर्ड मांगा, 0 देगा वो। आपको मेक श्योर करना है कि आप 1 वर्ड ही लिख कर आए। फॉर एग्जाम्पल, पैसेज में अगर दिया गया है आई विजिटेड द ट्यूब ऑफ घियासुद्दीन बलबन, और वहां पे क्या क्वेश्चन दिया गया, विच मॉन्यूमेंट डिड द ऑथर विजिट इन हिज समर ब्रेक। अब हमें पता ट्यूब ऑफ घियासुद्दीन बलबन है, लेकिन हमें उसने क्या बोला कि 1 वर्ड में आंसर दो। अब मैं ट्यूब ऑफ घियासुद्दीन बलबन लिखूंगा तो वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। मैं घियासुद्दीन बलबन अकेला लिखूंगा तो मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो घियासुद्दीन बलबन को या बंदे को विजिट नहीं करने गया। तो मैं सिंपली कर दूंगा ट्यूब, ठीक है, जिसको टॉम भी बोलते हैं इंडियन इंग्लिश में, बट ट्यूब इज द राइट प्रोनाउंसिएशन।
तो जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मांगी गई हैं, वर्ड लिमिट दी गई है, उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में वो गलत नहीं करना है। फिर आ गया, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक और बड़ी गलती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना जिन बच्चों को, वो ये गलती करते हैं। मेक श्योर करो कि आप जब भी प्रैक्टिस करो पेंसिल के साथ करो और आंसर शीट पे ही करो। 20, 30, 40 आंसर शीट प्रिंट करके रखो। हर एक बार आपको आंसर शीट में ही प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगी। बच्चे आंसर आगे पीछे लिखाते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनके 8 बैंड पक्के थे, 5 बैंड आया, क्यों? 35 का आंसर 34 में, 34 का 33 में, 33 का 32 में, सब में 0। मेक श्योर करो आंसर शीट को आप गेट यूज टू हो जाओ, एक भी पॉइंट उसकी वजह से जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज ही मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर ऐसे ऐसे वर्ड आए थे, मैंने तो कभी जिंदगी में देखे नहीं। भाई मैं भी एग्जाम के लिए जाऊंगा ना, मुझे भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जो मुझे 100% नहीं श्योर होगा। आपको अब मैं हिंदी में भी बोलूंगा, लेट्स से आप पंजाबी बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, आप गुजराती बोलते हो, आप मराठी बोलते हो, हिंदी के भी आपको सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, लेकिन हिंदी समझ जाते हो ना, वो ही करना है। हमारे को हर एक वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को कंटेक्स्ट से लेना देना है। आपको क्या करना है, 2-4 वर्ड जो मुश्किल है, नहीं समझ आ रहे उसको छोड़ो, कहानी समझो, मतलब समझो। अगर कहानी कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करोगे तो वो वर्ड का मीनिंग अपने आप निकल के आ जाएगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, जिनके 9 बैंड भी आते हैं ना, उनको भी ऐसे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में जिनका उनको मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन वो इधर उधर के सेंटेंसेस पढ़ के उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। और कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है नहीं पता, छोड़ के आगे निकलो, मीनिंग समझो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नंबर 6 आ गया है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट नाउन्स। इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पैसेज में दिया हुआ है द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया नोन एज ताजमहल, तो ताजमहल को जरूर हाईलाइट कर लो। ब्यूटीफुल को हाईलाइट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत रेयर है कि वो ब्यूटीफुल के बारे में पूछें, लेकिन वो मॉन्यूमेंट या ताजमहल के बारे में पूछेंगे। तो जो नाउन्स होते हैं, चीज़ों के नाम, किसी इंसान का नाम, कोई वीक डे का नाम, कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, उनको जरूर हाईलाइट कर लिया करो, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने हो, आंसर ढूंढने में या इन्फॉर्मेशन कंपेयर करने में आसानी रहे। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी है। यस, जो आते हैं, जो श्योर हैं, जो इजी हैं, उनको पहले सॉल्व कर लो। बट अगर आपको कोई भी चीज़ श्योर नहीं है, एंड में 2-3 मिनट है, कुछ ना कुछ तुक्का लगा के आओ, 5 में से 1 या 2 तो सही हो जाएंगे, छोड़ के नहीं आनी है, ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। एकेडमिक में 3 लॉन्ग पैसेज आते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट इक्वल होता है। आपको हर एक पैसेज, जब आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप एग्जाम में भी जा रहे हैं, हर एक पैसेज पे 17 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। 17 इंटू 3 51 मिनट्स। 51 मिनट्स के बाद आप क्या करेंगे, 2 से 3 या 4 या 5 मिनट आप अपने आंसर भी ट्रांसफर करेंगे, आप अपने स्पेलिंग भी रिवाइज करेंगे, आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो 20 मिनट नहीं देने हैं, अपने आप को हार्ड टाइम देना है, अपने आप को मुश्किलें देनी है प्रैक्टिस में। अगर यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल रहेंगे राजा बेटा की तरह कि हाँ भाई कोई चक्कर नहीं, 25 मिनट लगा लिया, आधा घंटा लगा लिया, नहीं। अपने आप को दुख दो, अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस बांधो अपने ऊपर। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे, जो यहाँ पे 20 मिनट में करते हो, वहाँ 15 मिनट में करके आओगे। टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, और वहाँ पे प्रेशर भी नहीं आएगा। जर्नल में कैसे टाइम मैनेज करना है, ध्यान रखना, लिख लेना, इस चीज़ को लिख लेना। पहले पैसेज को सॉल्व करने में 15 मिनट, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने में 17 से 18 मिनट, 17 टू 18 मिनट्स, उसके अगले वाले को 20 से 22 मिनट। फिर भी आपके पास 5-7 मिनट बचेंगे, उसमें आपको आंसर भी ट्रांसफर करने हैं, उसमें आपको अपने स्पेलिंग भी रिवाइज करने हैं, करेक्शंस भी करने हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़े हैं उनको भी सही करना है। तो हर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तो ईजी लगेंगे, कोई नहीं कर लेंगे, बट ये करनी है। प्रैक्टिस में भी टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है कि इससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं देना अपने आप को। पहली बार मुश्किल आएगी, दूसरी बार मुश्किल आएगी, 5 सेट कर लोगे, मुश्किल नहीं आएगी, फिर चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर आ गया अपना, मैंने जैसे 9th पॉइंट आपको बता दिया, जब प्रैक्टिस भी करनी है टाइमर लगा के करना है, ताकि आपको सिनेरियो या एग्जाम इन्वायरमेंट का पता लग जाए, यू गेट यूज टू इट, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम।
क्वेश्चन टाइप्स को कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत जनरल सी बात बता रहा हूँ, ज़्यादा बच्चों को पता भी होगी। ट्रू फॉल्स और अपने नॉट गिवन वर्सेस यस नो नॉट गिवन, बच्चे समझते हैं एक ही हैं, अलग है। मैच द हेडिंग और मैच द इंफॉर्मेशन या मैच या कंप्लीट द सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे मैंने देखे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन समझ लेने हैं। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन टाइप्स बताई हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रू फॉल्स है, इसमें और यस नो में क्या फ़र्क है। मैं आपको बताऊंगा भी वीडियो में, बट आपको बेसिक बेसिक चीज़ें खुद भी पता करनी है ताकि वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नंबर 11 पे आ जाते हैं, स्पेलिंग्स। कुछ भी हो जाए ये नहीं गलत होना चाहिए। क्यों नहीं गलत होना चाहिए? एक तो स्पेलिंग वहाँ पे दिए हुए हैं भाई, खुद तो लिखना कुछ नहीं है हमने, आंखें खोल के नोट डाउन करने हैं। जो हमें स्पेलिंग पता है वो नहीं लिखने हैं। मैं आज भी एग्जाम के लिए जाऊंगा ना, मुझे पता होंगे कि ये स्पेलिंग है, मैं 2 बार उसको चेक करूंगा कि भाई जस्ट टू बी 120% श्योर, क्योंकि आंसर ढूंढने में टाइम लगाया। अब ये सिली मिस्टेक के कारण नंबर थोड़ी करने हैं। एक पॉइंट या एक आंसर या एक स्पेलिंग गलत होने से आधे बैंड स्कोर का फर्क पड़ सकता है, ध्यान रखना। मेक श्योर करो कि स्पेलिंग कोई गलत ना हो। प्लस स्पेलिंग लिस्ट बनानी है। कोई भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं गलती हो रही है ना, बच्चे कैसे स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं, प्रोटीन आई आएगा या ई आई आएगा, ये 10 बारी भी कर लोगे ना फिर भी कंफ्यूजन रहेगी, याद नहीं रहेगा कुछ भी। स्पेलिंग लिस्ट बनाओ। जो भी प्रैक्टिस करते हो अपने नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में आखिरी में 10 से 15 पेज छोड़ देने हैं। एक भी वर्ड एक भी पॉइंट गलत हो रहा है वहाँ पे नोट डाउन कर लो, ताकि दोबारा वो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आप बार बार उसको पढ़ो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, बार बार प्रूफ रीड करना है। जब आपके एंड में 2-3 मिनट बचेंगे तो जो डिफिकल्टी है, जिनमें लगता है कि भाई ये स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, उनको एक बार रिवाइज भी करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना प्लीज़। ग्रामर, यस ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस सिंगुलर और प्लूरल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको कंप्लीशन वाला क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, एक बहुत ईजी सा एग्जांपल दे रहा हूँ। माउस इज केप्ट डैश, राइट, और आपको इंस्ट्रक्शन है कि आप 3 वर्ड्स लिख सकते हैं या 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, राइट। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, माउस इज केप्ट टेबल, टेबल नहीं लिखना है। टेबल लिखोगे ग्रामर गलत है, सेंस नहीं बन रही है, 0 नंबर है। माउस इज केप्ट ऑन द टेबल आएगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आपके आंसर है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपको ऑन, एट, इज, एम, आर ये तभी लगाने हैं अगर आपके पास वर्ड लिमिट हो। आयल्स भी आपको कभी ऐसा कंप्लीशन नहीं देगा जहाँ पे ग्रामर गलत हो रही हो और आपके पास वर्ड्स ना हो। या तो आपको पूरा फ्रेज लिखना होगा और आपके पास वर्ड लिमिट होगी, या फिर वहाँ पे पहले ही इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपको एक ही वर्ड लिखना होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी ग्रामर 100% सही हो। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल में ध्यान रखना है। पैसेज में दिया हुआ है देयर आर 100 बॉयज फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या कर रहे हैं 100 बॉयज इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है और मीनिंग से भी इनकरेक्ट है। अगर एस दिया हुआ है पैसेज में तो एस लिखना है, विदाउट एस दिया हुआ है तो नहीं लिखना। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आगे अगर कोई चीज़ मुश्किल आ जाती है, नहीं सॉल्व हो रही, टाइम कंज्यूम हो रहा है, बार बार सोचो मत, बार बार दिमाग मत लगाओ। यस अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे पता टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दो इसको, कोई नहीं। बच्चे क्या करते हैं, नहीं भाई ढूंढना है, मेरे नंबर ना कट जाए। प्रैक्टिकली चलना है, उस पर 5 मिनट लगाओगे तब भी आप अनश्योर रहोगे। अगर सही भी होता है 1 नंबर आएगा। उन 5 मिनट को अगर कहीं और लगाओगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उस पर 5 मिनट लगाने से क्या हुआ, जो दूसरे क्वेश्चन हैं उस पर हम टाइम नहीं लगा पाए और उसके कारण स्कोर डाउन हुआ। मेक श्योर करें यस अपना 100% दें कि भाई मुझे आंसर सॉल्व करने ही करने हैं, लेकिन अगर नहीं पता लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपने उसको छोड़ के नेक्स्ट पे चल जाना है, उसको हाईलाइट कर लेना, उसको मार्क कर लेना, ताकि एंड में हम उसको सॉल्व कर सके। मुझे पता हो कि नंबर 16 का आंसर मुझे नहीं मिला है, मैंने एंड में सॉल्व करना है, लेकिन मैं अभी अगर 16 पे 15 मिनट या 5 मिनट या 4 मिनट लगा दूंगा तो जो बाद वाले इजी क्वेश्चन भी होंगे ना तो वो भी मैं खराब कर दूंगा। प्रैक्टिकली चलना है, जहाँ चीज़ मुझे गलत नहीं चाहिए है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एंड में 5 मिनट बच गए, उन्होंने बोला कि भाई आंसर शीट भर लो, पहले आंसर शीट भरेंगे हम, फिर कोई चीज करेंगे। एंड तक आंसर ना ढूंढते रहना, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप 5 मिनट जब आपको एंड में मिले हैं या 5 मिनट जो रह गए हैं उसमें हर एक आंसर आपकी आंसर शीट पे हो, ताकि 2 मिनट में भर लो चाहे आप,
या पहले ही भर लो साथ के साथ, ताकि उन 5 मिनट में आप रिवाइज कर सको, प्रूफ रीड कर सको, स्पेलिंग देख सको, ताकि गलती कोई ना हो। ये चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, एक टेक्निक क्या यूज करनी है, रीड द क्वेश्चन, स्किम, आंसर, रिपीट। क्या मतलब, सारा पैसेज नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे उसने बोला विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कीवर्ड क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। पैसेज में क्या ढूंढना है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग या मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कीवर्ड ढूंढ लिया क्वेश्चन में से, पैसेज स्किम करके मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ढूंढ ली, मिल गया आंसर, सिलेक्ट करो, फिर आगे पढ़ो, फिर आंसर ढूंढो, फिर आगे पढ़ो। पहले एक बार में सारा पढ़ के आंसर ढूंढोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और चीजें भी नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन स्किम आंसर रिपीट, क्वेश्चन स्किम आंसर रिपीट, क्वेश्चन पढ़ के स्किम करना है, आंसर ढूंढना है, रिपीट करना है, ये चीज लिख लेना। बच्चे पूछते हैं कैपिटल लिखने हैं या स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कैपिटल लिख दो, लेकिन सेम थ्रू आउट फॉलो करना। ये नहीं कि एक वर्ड, एक अल्फाबेट कैपिटल लिख रहे हैं, अगला स्मॉल, फिर अगला कैपिटल। आपको एक ही फॉलो करना है। मैं प्रेफर कैपिटल करता हूं क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियरली लिख पाते हैं हम। अगर एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा इसने लिखा क्या, नंबर नहीं मिलेंगे। साफ भी लिखना हमारी जिम्मेवारी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक फॉलो करें, लेकिन क्लियरली लिखें। जो पहला सेंटेंस है वो सोना है, वो गोल्ड है। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरे पैसेज को इंट्रोडक्शन देता है। टॉपिक सेंटेंस, इंट्रोडक्शन सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। उससे आपको पता लग जाता है इस पैसेज में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना। लेकिन नंबर 20 पे भी आ जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को नहीं पढ़ना। फर्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। यस, फर्स्ट सेंटेंस को 2 बार पढ़ो, लेकिन बाकी सेंटेंसेस को भी नज़रअंदाज या इग्नोर मत करो। हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना। उससे एक तो मैच द हेडिंग वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलती है, पता लग जाता है ये पैसेज किसके बारे में है, ये जो टेक्स्ट दिया गया किस बारे में है। तो बच्चे इजीली मैच द हेडिंग कर पाते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, उससे क्या होता है, पता लग जाता है इस पैसेज में हमें कौन कौन सी चीज़ का आंसर मिल सकता है। तो उसको ध्यान से पढ़ना। प्लस 20 पॉइंट का भी ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस को इग्नोर मत करना। ठीक है, अब आ गया अपना नंबर 21। अब नंबर 21 है, ये चीज ध्यान से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है 21 में? 21 नंबर में क्या बताया गया कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर ऑर्डर में मिलते हैं। लेट्स से कि आपको एक 5 क्वेश्चन दे दिए, राइट, मैच द हेडिंग वाले। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट, और ये पैसेज दिया गया है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं नंबर 1 का आंसर पैसेज के फर्स्ट पार्ट में होगा, फिर सेकंड उसके अगले में होगा, फिर थर्ड उसके अगले में होगा, फोर्थ उसके अगले में होगा, फिफ्थ उसके अगले में होगा। कई क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट का आंसर नीचे भी हो सकता है, फर्स्ट का आंसर ऊपर भी हो सकता है, तो जम्बल्ड अप होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सही ऑर्डर में या एक के बाद एक होता है, वो होते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन करने वाले, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन, जिनको कंप्लीट द समरी, कंप्लीट द नोट्स, ये कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग्स भी बोलते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन भी आपको ऑर्डर में ही आएंगे, ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि आप जल्दी, आपको पता होगा कि भाई इसके आंसर तो सेम ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, जल्दी चीज़ें सॉल्व होंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। एमसीक्यू सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर नहीं, सिंगल आंसर भी सेम ऑर्डर में होंगे। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम ऑर्डर में नहीं होंगे? मैच करने वाले, इंफॉर्मेशन मैच करने वाले, मैच द हेडिंग, मैच द पैराग्राफ, मैच इंफॉर्मेशन, ये जम्बल्ड अप होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल आंसर जम्बल्ड अप होंगे। प्लस रीडिंग के लास्ट सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो अगर आपको रीडिंग के लास्ट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट समरी या ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू सिंगल आता है, वो भी जम्बल्ड अप होगा। तो 99% ज़्यादातर चांस क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सेक्शन सी का या सेक्शन 3 का, वो जम्बल्ड अप ऑर्डर में होगा, वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराफ्रेजिंग का ध्यान रखना है। हो सकता है, मैंने आपको तभी बोला था कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, मीनिंग समझना। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला ही इज़ अ नॉटी बॉय, रोहन इज़ अ नॉटी बॉय, और क्वेश्चन में वो बोल रहा है इज अ नोटोरियस बॉय, तो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, राइट। कौन से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, उनका भी ध्यान रखना है। कौन से वर्ड्स हैं कि गुड की जगह एक्सीलेंट लिखा हुआ है या समथिंग सिमिलर, राइट। गुड की जगह, सर यहाँ पे थोड़ा कट करना,
तो जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं या पैराफ्रेजिंग होती है, उनका ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल पैराफ्रेजिंग का एग्जांपल देता हूँ, राइट। पैसेज में दिया गया है आई वेंट टू, ऑथर वेंट या 3 फ्रेंड्स वेंट विद ऑथर ऑन द ट्रिप। तो मीनिंग सेम है बट वो ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस डिफरेंट कर दिया गया। तो वो 3 दोस्त ऑथर के साथ गए, ऑथर 3 दोस्तों के साथ गया, वन एंड द सेम थिंग, राइट। वन एंड द सेम थिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एक आधे कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग ऑपोजिट हो सकता है, वो आपको पैसेज से पता लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ कीवर्ड देख के आप सेंटेंसेस सिलेक्ट ना कर लें, आप आंसर सिलेक्ट ना कर लें। वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो पैसेज में अलग दिए गए होंगे, क्वेश्चन में अलग दिए गए होंगे, लेकिन मीनिंग सेम होगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो पर्यायवाची बोलते हैं हम हिंदी में, सेम वर्ड सेम मीनिंग वाले डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, राइट। एंटोनिम्स क्या है, विपरीत वर्ड्स होते हैं जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या है, एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से लिखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीटेड द होमवर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय मी, एक्टिव पैसिव वॉइस का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मीनिंग सेम है, ठीक है। वो पैराफ्रेज वर्ड चेंज करके भी कर सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अटेंटिव रहें, सिर्फ वर्ड्स के पीछे मत जाएं, मीनिंग्स के पीछे भी जाएं प्लीज। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स लिखने हैं, एग्जैक्टली सेम वर्ड लिखने हैं जो पैसेज में दिया गया। मैं देखता हूँ बच्चे अपनी नॉलेज बहुत दिखाते हैं, नहीं, अगर उसने लिखा है कि बिल्डिंग 1 इज, लिखेंगे अगर पैसेज में बॉयज लिखा हुआ है। अगर उसने लिखा दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो आप मॉन्यूमेंट ही लिखेंगे, आप बिल्डिंग नहीं लिखेंगे। तो डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो आपको पैसेज में टेक्स्ट में लिखा गया है आप सेम ही लिखें प्लीज। अब आ गया टिप नंबर 25। मैंने जैसे आपको पहले बोला स्पेलिंग लिस्ट बनाएं, कोई भी वर्ड कोई भी स्पेलिंग गलत होता है वो तो उसमें ऐड करना ही है। प्लस आप क्या करें, आप डिफिकल्ट वर्ड सर्च करें, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कॉमन वर्ड्स विद स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। जो आम स्पेलिंग्स हैं जो बच्चे गलत करते हैं वो सारे पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग लिस्ट प्लीज़ बनानी है, इवन तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो अगर आप स्पेलिंग पे वर्क करेंगे ना, आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन लिसनिंग में सुनने पड़ेंगे, वहाँ पे लिखना है। तो स्पेलिंग आपकी राइटिंग भी बूस्ट करेगा, आपकी लिसनिंग भी बूस्ट करेगा, आपकी रीडिंग भी बूस्ट करेगा, ध्यान रखना। पेपर बेस्ड टेस्ट में स्टार्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जैक्ट 9 बजे या एग्जैक्ट 9:30 बजे या 10 बजे कई बार शुरू नहीं होगा टेस्ट, तो वहाँ पे शुरू में जितने 9:15 पे टेस्ट शुरू हुआ तो ऊपर लिख लो, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आधा घंटा निकल जाता है, बच्चा कहता है यार 9:15 पे हुआ था, 9:30 हुआ था। ऊपर लिख लो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो ऊपर लिखा होगा, लेकिन पेपर बेस्ड टेस्ट में स्टार्टिंग टाइम आपने ऊपर लिख लेना है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो और आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाओ। कई बच्चे 9:20 पे शुरू होता है, 9:30 समझते हैं उसको, याद नहीं रहता, कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जहाँ इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ तो 9:30 शुरू होता था। नहीं, आपको ऊपर लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको वो देंगे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ऑल की जगह सम देंगे। पैसेज में दिया गया ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट फॉर द एक्सरसाइज, और यहाँ पे आपको आंसर में दे देंगे या क्वेश्चन में दे देंगे मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट फॉर द एक्सरसाइज। मेजॉरिटी क्या है, ज़्यादातर, बहुमत, ठीक है, हिंदी में बोल लेता हूँ। तो मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी और ऑल में डिफरेंस है। ऑल क्या होता है सारे, मेजॉरिटी होता है ज़्यादातर, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा भी दे सकते हैं मे बी आई विल गो टू द पार्क टुमारो, ये ऑथर ने बोला अलग से, राइट। ऑथर सेज मे बी ही विल गो टू द पार्क टुमारो, क्वेश्चन में दिया है ऑथर विल गो टू द पार्क टुमारो। अब ये सही नहीं है, मे बी क्या कि शायद से वो जाएगा, कम चांसेस है, चांसेस हैं जाएगा, चांसेस है नहीं जाएगा। विल का क्या मतलब है कि हाँ भी वो जाएगा ही जाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मे बी अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विल का क्या मतलब है कि यस जाएगा जाएगा। आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। मे बी आई स्टडी फॉर द एग्जाम, हो सकता है मैं एग्जाम के लिए पढ़ूं, तो डिफरेंट है। वाला क्वेश्चन है वो ट्राई करो, एंड में सॉल्व कर लो, उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब लेट्स से कि आपको 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, राइट, आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 30 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपने तीनों पैसेज पढ़ लिए। अब आपको सबसे पहले इजी नंबर निकलते हैं वो निकालने हैं, फिर बाद में मुश्किल वालों पे आना है। अब आ गया नंबर 14, कीवर्ड्स के पीछे नहीं जाना है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने हैं, लेकिन उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मीनिंग पे जाना है, मीनिंग पे।
अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे लिखा, पैसेज में दिया, ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं, ताजमहल है ना जो बहुत सारी बिल्डिंग्स में से वो भी एक बिल्डिंग है जो बहुत खूबसूरत है। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है ताजमहल इज़ द ओनली ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो ताजमहल है वो अकेली ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। बच्चे ने क्या किया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखा, ताजमहल देखा, इधर भी ताजमहल देखा, ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखा, ट्रू लगा दिया। नहीं, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कीवर्ड के जो आगे पीछे है उस पर भी ध्यान देना है। जो कीवर्ड्स है ना, वो आइल्स क्या करता है, कीवर्ड्स आपको इस तरीके से देगा कि बच्चा कीवर्ड देख के आंसर लगाए और निकले। आपने वो आपको कंफ्यूज करेंगे, आप उनको करोगे भाई हम नहीं पागल बनेंगे। आगे वाली चीज़ें भी पढ़ो, पीछे वाली चीज़ें भी पढ़ो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दोज, यू विल बी 100% फाइन। भागना नहीं है, जैसे कि मैंने बोला डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान देना है। कि डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, कीवर्ड्स तो बिल्कुल सेम दे देंगे, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम दे देंगे, एक वर्ड ऐसा ऐड कर देंगे कि जैसे वन ऑफ द मैनी आ गया, इज़ द ओनली आ गया। वन ऑफ द मैनी बहुत सारियों में से एक है, इज़ ओनली है मतलब अकेली ही है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। एक वर्ड क्या है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, लेकिन फंसना नहीं है। आपने 100% इन्फॉर्मेशन समझनी है, सिर्फ कीवर्ड्स के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागना है। जो कीवर्ड्स के आगे पीछे इन्फॉर्मेशन दी है उसको जल्दी से स्किम कर लेना है, ताकि पता लग जाए कि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी दी हुई है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से पैसेज में दिया है एवरीवन, या फिर एक पैसेज में दिया हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स वेंट ऑन द ट्रिप। ऑलमोस्ट ऑल मतलब कि लगभग सारे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया गया ऑल द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल और ऑल में भी क्या होगा, और ऑल का मतलब है सारे। तो ऑलमोस्ट और ऑल इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको ट्रैप कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं आपको। बट आपको हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। नंबर 16 में आ जाते हैं। नंबर 16 टिप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मुझे गलत नहीं चाहिए है। बच्चे भागते हैं हर एक आंसर फाइंड करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एंड में 5 मिनट बच गए, उन्होंने बोला कि भाई आंसर शीट भर लो। पहले आंसर शीट भरेंगे हम, फिर कोई चीज़ करेंगे। एंड तक आंसर ना ढूंढते रहना, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप 5 मिनट जब आपको एंड में मिले हैं या 5 मिनट जो रह गए हैं, उसमें हर एक आंसर आपकी आंसर शीट पे हो, ताकि 2 मिनट में ही भर लो चाहे आप, या पहले ही भर लो साथ के साथ, ताकि उन 5 मिनट में आप रिवाइज कर सको, प्रूफ रीड कर सको, स्पेलिंग देख सको, ताकि गलती कोई ना हो। ये चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, एक टेक्निक क्या यूज करनी है, रीड द क्वेश्चन, स्किम, आंसर, रिपीट। क्या मतलब, सारा पैसेज नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे उसने बोला विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कीवर्ड क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। पैसेज में क्या ढूंढना है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग या मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कीवर्ड ढूंढ लिया क्वेश्चन में से, पैसेज स्किम करके मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ढूंढ ली, मिल गया आंसर, सिलेक्ट करो, फिर आगे पढ़ो, फिर आंसर ढूंढो, फिर आगे पढ़ो। पहले एक बार में सारा पढ़ के आंसर ढूंढोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और चीजें भी नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन स्किम आंसर रिपीट, क्वेश्चन स्किम आंसर रिपीट। क्वेश्चन पढ़ के स्किम करना है, आंसर ढूंढना है, रिपीट करना है, ये चीज लिख लेना। बच्चे पूछते हैं कैपिटल लिखने हैं या स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कैपिटल लिख दो, लेकिन सेम थ्रू आउट फॉलो करना। ये नहीं कि एक वर्ड, एक अल्फाबेट कैपिटल लिख रहे हैं, अगला स्मॉल, फिर अगला कैपिटल। आपको एक ही फॉलो करना है। मैं प्रेफर कैपिटल करता हूं क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियरली लिख पाते हैं। अगर एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा इसने लिखा क्या, नंबर नहीं मिलेंगे। साफ भी लिखना हमारी जिम्मेवारी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक फॉलो करें, लेकिन क्लियरली लिखें। जो पहला सेंटेंस है वो सोना है, वो गोल्ड है। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरे पैसेज को इंट्रोडक्शन देता है। टॉपिक सेंटेंस, इंट्रोडक्शन सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। उससे आपको पता लग जाता है इस पैसेज में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना, लेकिन नंबर 20 पे भी है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना। उससे एक तो मैच द हेडिंग वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलती है, पता लग जाता है ये पैसेज किसके बारे में है, ये जो टेक्स्ट दिया गया किस बारे में है। तो बच्चे इजीली मैच द हेडिंग कर पाते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उससे क्या होता है, पता लग जाता है इस पैसेज में हमें कौन कौन सी चीज़ का आंसर मिल सकता है। तो उसको ध्यान से पढ़ना। प्लस 20 पॉइंट का भी ध्यान रखना कि
किसी भी सेंटेंस को इग्नोर मत करना, ठीक है। अब आ गया अपना नंबर 21। अब नंबर 21 है, ये चीज ध्यान से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है 21 में? 21 नंबर में क्या बताया गया कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर ऑर्डर में मिलते हैं। लेट्स से कि आपको एक 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, राइट, मैच द हेडिंग वाले। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट, और ये पैसेज दिया गया है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं नंबर 1 का आंसर पैसेज के फर्स्ट पार्ट में होगा, फिर सेकंड उसके अगले में होगा, फिर थर्ड उसके अगले में होगा, फोर्थ उसके अगले में होगा, फिफ्थ उसके अगले में होगा। कई क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट का आंसर नीचे भी हो सकता है, फर्स्ट का आंसर ऊपर भी हो सकता है, तो जम्बल्ड अप होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सही ऑर्डर में या एक के बाद एक होता है? वो होते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन करने वाले, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन, जिनको कंप्लीट द समरी, कंप्लीट द नोट्स, ये कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग्स भी बोलते हैं। ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन भी आपको ऑर्डर में ही आएंगे, ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि आप जल्दी, आपको पता होगा कि भाई इसके आंसर तो सेम ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, जल्दी चीज़ें सॉल्व होंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। एमसीक्यू सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर नहीं, सिंगल आंसर भी सेम ऑर्डर में होंगे। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम ऑर्डर में नहीं होंगे? मैच करने वाले, इंफॉर्मेशन मैच करने वाले, मैच द हेडिंग, मैच द पैराग्राफ, मैच इंफॉर्मेशन, ये जम्बल्ड अप होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल आंसर जम्बल्ड अप होंगे। प्लस रीडिंग के लास्ट सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो अगर आपको रीडिंग के लास्ट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट समरी या ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू सिंगल आता है, वो भी जम्बल्ड अप होगा। तो 99% ज़्यादातर चांस क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सेक्शन सी का या सेक्शन 3 का, वो जम्बल्ड अप ऑर्डर में होगा, वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराफ्रेजिंग का ध्यान रखना है। हो सकता है, मैंने आपको तभी बोला था कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, मीनिंग समझना। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला ही इज़ अ नॉटी बॉय, रोहन इज़ अ नॉटी बॉय, और क्वेश्चन में वो बोल रहा है इज़ अ नोटोरियस बॉय, तो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, राइट। कौन से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, उनका भी ध्यान रखना है। कौन से वर्ड्स हैं कि गुड की जगह एक्सीलेंट लिखा हुआ है या समथिंग सिमिलर, राइट। गुड की जगह, सर यहाँ पे थोड़ा कट करना। तो जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं या पैराफ्रेजिंग होती है, उनका ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल पैराफ्रेजिंग का एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। पैसेज में दिया गया है आई वेंट टू द ट्रिप अलॉन्ग विद 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऑथर वेंट या 3 फ्रेंड्स वेंट विद ऑथर ऑन द ट्रिप। तो मीनिंग सेम है, बट वो ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस डिफरेंट कर दिया गया। तो वो 3 दोस्त ऑथर के साथ गए, ऑथर 3 दोस्तों के साथ गया, वन एंड द सेम थिंग, राइट। वन एंड द सेम थिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एक आधे कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग ऑपोजिट हो सकता है, वो आपको पैसेज से पता लग जाएगा। फ्रेजिंग क्या है? एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से लिखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीटेड द होमवर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय मी, एक्टिव पैसिव वॉइस का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मीनिंग सेम है, ठीक है। वो पैराफ्रेज वर्ड चेंज करके भी कर सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अटेंटिव रहें, सिर्फ वर्ड्स के पीछे मत जाएं, मीनिंग्स के पीछे भी जाएं प्लीज। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स लिखने हैं, एग्जैक्टली सेम वर्ड लिखने हैं जो पैसेज में दिया गया। मैं देखता हूँ बच्चे अपनी नॉलेज बहुत दिखाते हैं, नहीं, अगर उसने लिखा है कि बिल्डिंग 1 इज बॉयज टॉयलेट, तो आप अपने आंसर में मेल टॉयलेट नहीं लिखेंगे, बॉयज टॉयलेट ही लिखेंगे अगर पैसेज में बॉयज लिखा हुआ है। अगर उसने लिखा दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो आप मॉन्यूमेंट ही लिखेंगे, आप बिल्डिंग नहीं लिखेंगे। तो डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो आपको पैसेज में टेक्स्ट में लिखा गया है आप सेम ही लिखें प्लीज। अब आ गया टिप नंबर 25। मैंने जैसे आपको पहले बोला स्पेलिंग लिस्ट बनाएं, कोई भी वर्ड कोई भी स्पेलिंग गलत होता है वो तो उसमें ऐड करना ही है। प्लस आप क्या करें, आप डिफ़िकल्ट वर्ड सर्च करें, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कॉमन वर्ड्स विद स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। जो आम स्पेलिंग्स हैं जो बच्चे गलत करते हैं वो सारे पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग लिस्ट प्लीज़ बनानी है,
इवन तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो अगर आप स्पेलिंग पे वर्क करेंगे ना, आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी, आपके लिसनिंग सेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि इसमें तो स्पेलिंग लिखे होंगे, लेकिन लिसनिंग में सुनने पड़ेंगे, वहाँ पे लिखना है। तो स्पेलिंग आपकी राइटिंग भी बूस्ट करेगा, आपकी लिसनिंग भी बूस्ट करेगा, आपकी रीडिंग भी बूस्ट करेगा, ध्यान रखना। पेपर बेस्ड टेस्ट में स्टार्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जैक्ट 9 बजे या एग्जैक्ट 9:30 बजे या 10 बजे कई बार शुरू नहीं होगा टेस्ट। तो वहाँ पे शुरू में जितने 9:15 पे टेस्ट शुरू हुआ तो ऊपर लिख लो, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आधा घंटा निकल जाता, बच्चा कहता है यार 9:15 पे हुआ था, 9:30 हुआ था। ऊपर लिख लो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो ऊपर लिखा होगा, लेकिन पेपर बेस्ड टेस्ट में स्टार्टिंग टाइम आपने ऊपर लिख लेना है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो और आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाओ। कई बच्चे 9:20 को उसको याद नहीं रहता, कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जहाँ इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ तो 9:30 शुरू होता था। नहीं, आपको ऊपर लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको वो देंगे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ऑल की जगह सम देंगे। पैसेज में दिया गया ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट फॉर द एक्सरसाइज, और यहाँ पे आपको आंसर में दे देंगे या क्वेश्चन में दे देंगे मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट फॉर द एक्सरसाइज। मेजॉरिटी क्या है? ज़्यादातर, बहुमत। ठीक है, हिंदी में बोल लेता हूँ। तो मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी और ऑल में डिफरेंस है। ऑल क्या होता है? सारे। मेजॉरिटी होता है ज़्यादातर। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा भी दे सकते हैं, मे बी आई गो टू द पार्क टुमारो। ये ऑथर ने बोला, लेट्स से, राइट? ऑथर सेज मे बी हिल गो टू द पार्क टुमारो। क्वेश्चन में दिया है ऑथर विल गो टू द पार्क टुमारो। अब ये सही नहीं है। मे बी क्या है कि शायद से वो जाएगा, कम चांसेस है, चांसेस हैं जाएगा, चांसेस है नहीं जाएगा। विल का क्या मतलब है कि हाँ भी वो जाएगा ही जाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मे बी अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विल का क्या मतलब है कि यस जाएगा जाएगा। आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। मे बी आई स्टडी फॉर द एग्जाम, हो सकता है मैं एग्जाम के लिए पढ़ूं। तो डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है। आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैच द हेडिंग वाला